हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का एक बार पुनः आपका अपना चैनल भारत दर्पण पर स्वागत करता हूं। तो याद भी करें कि पिछले क्लास में मैंने जो आपको लिखा हुआ भी है 1935 से 47 तक कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन वो टॉपिक कल अधूरा रहा क्योंकि आप लोग लंबा टॉपिक देखने का अभ्यस्त नहीं है। वर्तमान बदलते परिवेश में छोटे छोटे देखना चाहते तो कल आधा घंटा का टॉपिक बनाया। आज उसी का जो शेष भाग है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही महत्व का है। तो कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया, जिसकी कटु आलोचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा यह हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं। उसके पश्चात हमने देखा कि 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतों में चुनाव हुआ। फिर 1939 में सभी कांग्रेसी सरकार जो 7 जगह बनी थी वह त्यागपत्र दे दिया। 1939 में ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 का ही जो है सो आपका अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें उषा मेहता इत्यादि के द्वारा विशेषकर 2 महिला का नाम लिए थे, एक अरुणा आशफ अली और एक उषा मेहता, कांग्रेस रेडियो और भूमिगत रहकर आंदोलन। तो उसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया और काफी विस्तार से उसके बारे में पढ़ा। आज उसी के कड़ी को आगे देखना है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कल बतलाया गया कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेसी लीडर को 9 अगस्त सूर्योदय के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया। कल चर्चा की है कि 2 दिन के बाद 11 अगस्त पटना में सचिवालय गोलीकांड में 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। यह आंदोलन काफी हिंसक रहा और जगह जगह रेलवे लाइन को तोड़ा गया, सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। राम मनोहर लोहिया लगातार जो है कांग्रेस रेडियो जो उषा मेहता द्वारा स्थापित की गई थी उससे आम जनता को हिंसक गतिविधियां के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे थे। लगभग 2 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मशीन गन से गोली चलाया गया था ताकि धरातल पर जो चल रहा आंदोलन है उसको समाप्त किया जा सके। बड़े ही निर्ममता बर्बरता पूर्वक तरीके से आंदोलन को रोका गया। उसके बाद की जो घटनाएं हैं, 1943 में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई नहीं। 1944 सबसे पहला जो घटनाक्रम 1944 का होता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला पेश किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा एक फार्मूला पेश किया गया जिसे राजाजी फार्मूला के नाम से जाना। इसमें इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, इसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए महात्मा गांधी बंबई में मोहम्मद अली जिन्ना से एक नहीं 10 से अधिक बार उनकी मुलाकात होती थी और मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम से संबोधित किया। महान नेता के रूप में उनकी उपाधि। थोड़ा सा बैक चले, 1940 में पहली बार जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जब लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जब लाहौर में हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया। 1940 में लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत को पहली बार जो है पूरी तरह धरातल पर लाया गया।
अब पाकिस्तान की बात रही, देखिए सबसे पहले जो है 1940 में 1930 में सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम मोहम्मद अली जिन्ना से जो वार्तालाप चल रही थी, उसी पर वार्तालाप था कि पाकिस्तान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना के सामने चक्रवर्ती राज गोपालाचारी फार्मूला के तहत प्रस्ताव रखे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे। हम दोनों का दुश्मन ब्रिटिश हुकूमत है, पहले बाहरी दुश्मन को हम लोग दूर करें दोनों मिलकर के। उसके पश्चात स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, फ्रीडम प्राप्त होने के पश्चात हम लोग एक आयोग का गठन करेंगे जो मुस्लिम बहुल प्रांत का चयन करेगा, उसे चिन्हित करने का काम करेगा और उसके बाद वहाँ जनमत संग्रह वोटिंग कराया जाए। यदि जनता पाकिस्तान के पक्ष में राय देती है तो पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाएगा। अर्थात सब कुछ जनमत संग्रह। अब पूरे विश्व में जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का दौर चल रहा है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया, लेकिन जिन्ना से वार्तालाप में सहमति बनी। यदि कुछ सहमति बनी भी तो कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू जिसमें अवरोध पैदा कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रारंभिक तौर पर देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात पर लगभग सहमति बन रही थी, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का प्रतिकार था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री कुर्सी को चाहते थे, इसलिए अंततः सहमति नहीं बन पाई। अब पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना का जो मांग 1940 में हुआ, उसकी रूपरेखा तैयार होती है 1930 में। अब दोहरी राजनीति का क्या हमारे देश में स्थिति होती है, मैंने कल बतलाया 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का बयान आया कि यह एक ऐसा गाड़ी मुझे सौंपी जा रही है जिसमें इंजन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये जिसमें ब्रेक तो बहुत पावरफुल है लेकिन इंजन ही नहीं है, और उसे गुलामी का दस्तावेज कहा गया। और भारतीय संविधान जब निर्माण हुआ 1935 के अधिनियम को उठाकर संविधान में रख लिया गया। उसी प्रकार ये दोहरी राजनीति, दोहरी जो चरित्र होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को लिखा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा, और वही मोहम्मद इकबाल जब 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन वर्तमान प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में किया गया, तब इन्होंने पहली बार विचार प्रकट किया कि हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक दोनों में रोटी और बेटी का संबंध नहीं बना। हिंदू मुसलमान दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों की खान पान, पहनावा, रहन सहन, पूजा पद्धति सब कुछ भिन्न है। आज तक दोनों में समानता नहीं हुआ, इसलिए दोनों कौम जो है इसकी संस्कृति, इसकी पहचान भिन्न है, इसलिए दोनों का साथ साथ कभी भी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग शासन प्रणाली होनी चाहिए। तो पहली बार इन्होंने एक तरफ वो गीत लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दूसरी तरफ ये अलग देश की द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रथम जो है स्वरूप रेखा तैयार करते हैं। और इनसे प्रभावित होकर 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्नातक छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्नातक छात्र चौधरी रहमत अली ने इनके विचार से प्रभावित होकर नाउ एंड नेवर के नाम से एक पंपलेट को जारी किया, जिसमें इनके विचार को बड़ी प्रमुखता से रखा गया कि दोनों की संस्कृति, रहन सहन, विचारधारा, भाषा, जीवन शैली, पूजा पद्धति सब कुछ भिन्न है। इसलिए मुसलमानों की स्वतंत्र विकास के लिए मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। इसने पाकिस्तान अर्थात प से पंजाब, प से पंजाब, क से कश्मीर, स से सिंध और तान से बलूचिस्तान को मिलाकर एक देश बनाया जाए, उसका नाम हो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में मांग किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान हो। 1942 में
पहली बार मांग किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के विचार को समाप्त करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फार्मूला पेश किया और महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा। इसी में आगे बढ़ाते अलग लोगों ने कुछ और भी वक्तव्य दिया, जहां सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान की एकता का राजदूत से संबोधित किया। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रभावित करने के लिए उसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत, जबकि देखिए यहाँ पर पंक्ति है, महान कवि रामधारी दिनकर की कि मर्दों की करो बड़ाई जब वह वहां नहीं हो और महिला की करो बड़ाई जब वह वहां खड़ी। अब ये तारीफ कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना की, वहां तो दिनकर की पंक्ति जो जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, तो महिला को तारीफ करने से खुश होकर के बात बन जाती, लेकिन बात बनी नहीं क्योंकि दिनकर की वो पंक्ति जो है याद रखना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया। उसके पश्चात जो है मौलाना आजाद ने कहा कि मुसलमान सुरक्षा की मांग कर रहा है तो वो उसकी मूर्खता का प्रतीक है, और उससे अधिक मूर्खता का प्रतीक ये है यदि हिंदू सुरक्षा देने का वादा नहीं कर रहा तो और उसका मूर्खता का प्रतीक है। तो जिन्ना को प्रभावित करने के लिए हर लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। उसके पश्चात जो है 1944 के पश्चात जो महत्वपूर्ण घटना घटी, 1945 विश्व युद्ध में अंग्रेजों की लगभग चलिए विजय यात्रा पहुंच चुकी है। तो लॉर्ड बेबिल जो कि भारत का गवर्नर जनरल था 1943 से 47 तक, तो बेबिल ने एक प्रस्ताव दिया जिसे बेबिल योजना के नाम से जाना गया, और इसी बेबिल योजना पर विचार करने के लिए 1945 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ। शिमला में सम्मेलन हुआ। अब देखो एक शिमला समझौता है जो 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान की पराजय हुई, 90,000 से अधिक पाकिस्तानी फौज समर्पण कर दी और भारतीय कारागार में बंद थे, तो वहां पर एक समझौता जिसे कहते शिमला समझौता, लेकिन ये शिमला सम्मेलन है, जहाँ शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सभी कांग्रेस सहित सभी दलों ने बेबिल योजना का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि कांग्रेस को या जो एक सरकार का गठन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, उसमें विदेश मंत्रालय को छोड़ करके, रक्षा मंत्रालय को छोड़ करके से सभी मंत्रालय कांग्रेस को दे दी जाएगी। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को छोड़ करके से सभी काम कांग्रेस को दे दी जाएगी। उसके पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो जो भी कांग्रेस की मांग थी, सारा प्रस्ताव को कांग्रेस के उस प्रस्ताव को इसमें दे दिया गया था। लेकिन कहा गया अब स्वतंत्रता से, क्योंकि उसके पहले तेहरान में 1942 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एक सहमति बन गई थी पूरे विश्व में कि अब किसी देश को गुलाम बनाया नहीं रखा जा सकता है और सभी साम्राज्यवादी देश अपने अपने उपनिवेश को स्वतंत्र कर दें। तो तेहरान में जो समझौता हुआ था, और वो समझौता में भारत नहीं बल्कि यूरोपीय देश शामिल थे, वो समझौता में मित्र राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड और रूस सभी शामिल थे। तो एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बन चुकी थी कि अब किसी देश को गुलाम बनाए नहीं रखा जा सकता है, किसी को अपना उपनिवेश के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो तेहरान सम्मेलन की बात है तो कांग्रेस तक पहुंच चुकी थी। इसने कहा स्वतंत्रता से अब कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो शिमला सम्मेलन में बेबिल योजना को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। 1945 में बेबिल योजना और उस पर विचार के लिए 1945 में ही शिमला सम्मेलन हुआ। इसी दरमियान 1946 में बॉम्बे के नौसेना ने घटिया खान पान के नाम पर विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है सो बड़े बड़े जो जहाज पोत थे, युद्ध पोत था, उस पर लिख दिया गया। देखते देखते यह कराची से लेकर मद्रास तक के नौसैनिकों ने बम्बई के नौसैनिकों के सम्मान में विद्रोह कर दिया। लेकिन यहाँ पर पटेल ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि अब स्वतंत्रता बेहद ही निकट दिख रही। इंग्लैंड की नई सरकार का गठन हो चुका है, जो नई सरकार घोषणा कर चुका था
क्लीमेंट एटली के नेतृत्व वाली कि यदि हम सत्ता में आए तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। 1945 में चुनाव हुआ था इंग्लैंड में, तो लेबर पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से दिया गया था, यदि लेबर पार्टी सत्ता को प्राप्त करती है तो वह भारत सहित अपने सभी उपनिवेश को स्वतंत्र कर देगा, और लेबर पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। तो यहाँ पर पटेल ने दूरदर्शिता का परिचय दिया, कहा सेना को अधिक विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं, तो भविष्य में जब हमारी देश स्वतंत्र होने वाली है तो वो कहीं बाधा सेना जो वहाँ भी विद्रोह न करे, सत्ता परिवर्तन तख्ता पलट की नौबत न आने लगे। तो जिन्ना भी यहाँ जिन्नापी ने भी दूरदर्शिता का परिचय दिया, और पटेल ने भी, दोनों मिलकर के जो है नौसेना के विद्रोह को वापस करवाने में, ये राजनीतिक मामला है, सेना में अनुशासन बनी रहनी चाहिए, सेना को विद्रोह नहीं करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भविष्य योजना को देखते हुए नौसेना ने विद्रोह को वापस ले लिया। तो नौसेना के विद्रोह जो है स्वतंत्रता के कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन पटेल की दूरदर्शितापूर्ण नीति से इसमें जिन्ना का भी सहयोग मिला था, ये नौसेना विद्रोह वापस ले। उसके पश्चात भारत विभाजन के लिए वार्तालाप का दौर चल रहा था। 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के मेंबर थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस इसके मेंबर थे। इसमें अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। कैबिनेट मिशन को भारत की स्वतंत्रता पर वार्तालाप लिए, भारत जब आया तो स्पष्ट रूप से बोला कि हम यहाँ भारत में किसी सुधार की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता का पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय नेताओं के साथ मिलने के लिए आए। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भी संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, कहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया। इसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसके प्रस्ताव को तो स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग अब इस मोड़ पर आ चुका था जहां से उसे पीछे आना संभव रहा नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच का वार्तालाप असफल हो चुका था। अब इसलिए उसके पास करो और मरो, डू और डाई की स्थिति पाकिस्तान से समर्थित नेताओं के पास था। इसलिए उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें हर हाल में पाकिस्तान चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे जितनी संघर्ष करना पड़े, हिंसक घटनाओं को अंजाम देना पड़े, पूरे देश में भय और दहशत की भावना पैदा करना पड़े, पूरी अविश्वास हिंदू और मुसलमानों के बीच पूरी विश्वास की समाप्त कर अविश्वास की भावना को क्यों न पैदा करना पड़े। और इसी को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का घोषणा किया, और इसमें पूरे देश में भयंकर दंगा। इस पर एक आधारित फिल्म भी बनी है पिंजर, लेकिन जब खिलाफ फिल्म बनती है थाट को तो हम लोग देखना पसंद करते नहीं है। गदर जैसा जब काल्पनिक और बेसिर पैर का फिल्म बनता के लिए दर्शक देखने के लिए हॉल में उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि यथार्थ से हम लोग कल्पना के जीवन में जीने वाले। इस पर पिंजर नामक एक फिल्म बना है जिसमें यथार्थ रूप से दिखलाया गया है किस प्रकार से 1946 के दंगा हुआ पूरे देश में, और हिंदू मुसलमानों की पूरी जो विश्वास था वो तार तार हो गया। हर जगह दंगा हुआ और दोनों एक दूसरे को अविश्वास से देखते थे, पता नहीं कब किसको कौन मार दे। 16 अगस्त 1946 को एक ही दिन में बांग्लादेश का नोआखोली में 9,000 से अधिक हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। जब उस सांप्रदायिक दंगा को कंट्रोल में करने, नियंत्रण को स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी नोआखोली पहुंचे, तब उनका एक बयान था
मुझे मुसलमानों की आक्रामकता से नहीं, हिंदुओं की कायरता से नफरत होती है। क्योंकि जिस प्रकार से कायरता प्रदर्शन करते हुए सारे हिंदू मारे जा रहे हैं और कहीं कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए, उन्होंने कहा था मुसलमानों की आक्रामकता से नहीं, हिंदुओं की कायरता से नफरत होती है। तो 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से पूरे देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ। अब विभाजन को रोकना संभव नहीं था। उसके पश्चात कांग्रेस की ओर ये अंग्रेजों ने मार्च 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ये लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर, वायसराय बनाकर भेजा, ताकि भारत की विभाजन के लिए वो सहमति पैदा करें। उसके पश्चात उन्होंने जो है सो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल से लगातार वार्तालाप करते रहे और वार्तालाप करके भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार की। पटेल तो पहले से तैयार थे, क्योंकि एक और ध्यान देना है कि 1946 में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल मामले के विदेश मंत्री के रूप में काम किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रूप में, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री के रूप में, अरुणा आशफ अली रेल मंत्री के रूप में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री के रूप में, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्यान्न मंत्री के रूप में, जगजीवन राम गृह मंत्री के रूप में। मुस्लिम लीग तो प्रारंभ में इस अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ, लेकिन लॉर्ड बेवेल के कहने पर वह 5 सदस्य का मंत्रिमंडल शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य सरकार के सहयोग करना नहीं, बल्कि कांग्रेस के द्वारा लिए गए हर निर्णय का प्रतिरोध करना था। जिसमें पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना लियाकत अली वित्त मंत्री और पाकिस्तान का पहला विधि मंत्री बना जोगेंद्र नाथ मंडल भी यहाँ विधि मंत्री के रूप में काम। 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जा चुका था। अब देखिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसमें मुस्लिम लीग भाग लिया और सितंबर में जो सरकार गठन हुआ तो अक्टूबर में उसमें भाग ले लिया। लेकिन एक तरफ 16 अगस्त 46 को डायरेक्ट एक्शन डे में पूरे देश को सांप्रदायिक दंगा में झोंक दिया। उसके बाद मार्च 1947 में माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर वायसराय बनकर आए और उन्होंने वार्तालाप करके विभाजन के लिए सहमति पत्र पर, जिसमें 3 जून 1947 को उनके द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया, इसे अखबार में प्रस्तुत किया गया, इसे बाल्कन प्लान कहते हैं। उनकी योजना भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट देने, जिसका जवाहरलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया और फिर उसमें सुधार करके अंतिम प्रस्ताव जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद से पास हुआ। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद से पास हुआ और भारत की विभाजन की रूपरेखा माउंटबेटन योजना के आधार पर पूरी तरह तैयार कर दिया। इसके पहले 20 फरवरी 1947 को, इसके पहले जो है 20 फरवरी 1947 को ही क्लेमेंट एटली घोषणा कर चुका था कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को प्रकाशित किया गया। 4 जुलाई 1947 को उसे ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने उसे स्वीकृति प्रदान किया और 14 अगस्त को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त दिन शुक्रवार भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये जो है 1935 से 1947 तक का घटनाक्रम पूरी तरह श्रेणीबद्ध काल क्रमानुसार आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करना, और ये दोनों करें तब जब पूरा वीडियो देखें और उससे लाभ प्राप्त करके इसे शेयर और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।